हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। और हम लोग, आप सभी लोगों को पता है कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। और इस समय हम लोग अधिकारों संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस जिस क्रम में हम लोगों ने सूचना के अधिकार संबंधी चीज़ों पर चर्चा किया, फिर मानवाधिकार पर चर्चा किया, फिर महिलाओं के अधिकार पर चर्चा किया, फिर बच्चों के अधिकार पर चर्चा किया। इसी में हम लोग पिछड़े वर्ग आयोग पर भी चर्चा किए हैं, SC ST कमीशन भी शामिल है। और अब आखिर में हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था उसका जिक्र करने जा रहे हैं। आपको हम बताते चलें कि 1992 में जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय माइनॉरिटीज़ के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। स्टैट्यूटरी तरीके से गठित तो 1976 में भी किया गया था, माइनॉरिटीज़ कमीशन के रूप में। लेकिन उसे स्टैट्यूटरी यानी संसद के मान्यता नहीं प्राप्त थी। संसद के द्वारा स्थापित होने का मतलब उसको कानूनी रूप से मान्यता मिल जाती है और हर काम कानून के दायरे में आ जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से केवल वो एडवाइस दे सकता है। हालांकि आज का भी जो आयोग है वो मुख्य रूप से एडवाइजरी बॉडी ही है। सरकार को परामर्श दे सकता है, सरकार के अधीन ही काम करता है, सरकार के ऊपर कोई काम के लिए दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन कोर्ट में चाहे तो घसीट सकता है। हालांकि नेताओं ने ऐसे आयोग का गठन किया है जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए एक्चुअली सरकार की ओर ही देखना होता है, उसी का मुंह ताकना होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के द्वारा मई 1993 में जब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का गठन हुआ, तो उस समय ये तय किया गया कि जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन होंगे, उसके अतिरिक्त इसमें 5 सदस्य होंगे। इन सब की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी करेगी। आपको हम बता दें कि नरसिम्हा राव के समय में इस आयोग का गठन किया गया था 1993 में। हालांकि एक्ट 1992 में ही पारित कर दिया गया सरकारी आदेश के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। तो इसका गठन माइनॉरिटीज़ कमीशन के रूप में 1976 में ही किया गया था। लेकिन इसे कानूनी मान्यता यानी संसद के स्टैट्यूटरी मान्यता जो है 1992 में मिली। 1993 से तो इसने काम ही करना शुरू कर दिया था। इसके काम में सबसे प्रमुख ये है कि यह अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के संबंध में कदम उठाता है कि भाई इनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। इस समय 2014 से 6 वर्गों को अल्पसंख्यक माना गया है। हालांकि शुरू में यानी 1993 में 5 ही वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में नोटिफाई किया गया था, जिससे भारत सरकार के गजट यानी असाधारण राजपत्र में जिन वर्गों का उल्लेख था उनमें मुस्लिम थे, क्रिश्चियन, ईसाई थे, सिख थे, बौद्ध थे और जुरुस्त्र यानी कि जो जोरोस्ट्रियन यानी जो पारसी धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, पारसी थे। सबसे भारत में सबसे कम संख्या पारसियों की बच गई है, कुछ हजार बच गई है। ये 0.006% के करीब है कुल जनसंख्या के। अब सोचिए इतनी कम जनसंख्या है कि माने ये 0.6 भी नहीं, 0.006% के करीब है ये। यानी इनकी संख्या बहुत ही कम है। सिख वगैरह की तो संख्या मान लीजिए 2% के आसपास है, ईसाइयों की संख्या 2% से थोड़ी सी कम है, सिखों की भी 2% से कम है। लेकिन इनका तो एक तरह से 0.006% है। अब तो सुना है कुछ दिनों बाद ये निगेटिव में जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर पारसी अब कुंवारे रहते हैं। जैसे रतन टाटा तो JRD टाटा के गोद लिए हुए दत्तक पुत्र हैं, ये वो भी कुंवारे थे, ये भी कुंवारे हैं, इन्होंने शादी नहीं किया। दूसरी बात है कि ये लोग बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, इन लोगों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रही हो। लेकिन ऑफिशियली इनकी कोई औलाद नहीं है। और ज़्यादातर पारसी जो हैं वो शादी ही नहीं करते हैं।
या शादी करते हैं तो बच्चे एक ही रखते हैं या बच्चे रखते भी नहीं हैं। ठीक है, बस अपने कपल के रूप में एंजॉय करते हैं और उसके बाद से जीवन ख़त्म करके कारोबार इस तरह से बनाते हैं कंपनी का कि उत्तराधिकारी जो है जीवन काल में ही तय कर देते हैं। जैसे जो कौन मिस्त्री साहब थे उनको बनाया था, जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, वो बाद में मुकदमा भी लड़े, काफ़ी लंबी मुकदमेबाजी चली, अंत में रतन टाटा की जीत हुई। खैर, तो इस प्रकार से शपूर जी के बेटे थे वो। ठीक है, जो जिसके बैग वगैरह आप अक्सर खरीदते होंगे अपने बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स लाइफ में आप खरीदे होंगे। पालवन जी शपूर जी पूरा नाम है। ठीक है, इनके हैंड बैग्स या स्कूल बैग्स वगैरह भी आते हैं जो अक्सर बाज़ारों में बिकते रहते हैं। लेकिन ये बहुत सारे आइटम बनाते हैं, माने कपड़े के कारोबार में ये बहुत अग्रणी है। और उसी खानदान के थे ये, जो जिनकी मर्सिडीज बेंज डिवाइडर से टकरा गई थी, उसमें 3-4 लोगों की मौत हो गई थी। यानी इनके साथ जो भी थे, ये गुजरात से लौट रहे थे, अभी हाल ही 2-3 साल पहले घटना है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में 5 ही अल्पसंख्यकों को नोटिफाई किया था केंद्र सरकार ने। 6वें अल्पसंख्यक जैन को इन्होंने 2014 में शामिल किया। यानी 1993 से 2014 तक जो है, या 2014 के पहले 2013 तक आप कह सकते हैं कि 5 ही अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। तो इनके ऑब्जेक्टिव में पहला तो ये अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करना। दूसरा ये है कि जो भी सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं इनके हितों के लिए, या जो भी स्कीम लॉन्च की गई है उनका अध्ययन करना, और उनमें जो दोष आते हैं उनके संबंध में सरकार को परामर्श देना कि भाई इन चीज़ों को दूर किया जाए। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन पर नज़र रखना, मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना कि भाई जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो कारगर तरीके से हो रही हैं कि नहीं, ये लाभार्थी वर्ग तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। और सरकार को अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी सुझाव देना। तो आप 4 कह सकते हैं ये मेन इनके ऑब्जेक्टिव है। इन्हें थोड़ा बहुत रद्द-बदल कर, इसी में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके इनके फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, और 4 की जगह 7 या 8 या 10 तक बना सकते हैं। अब जैसे इनके हितों के संरक्षण के उपाय उठाना, लिटरेसी को प्रमोट करना, ये एक्स्ट्रा है। स्टडीज़ को प्रमोट करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने इनके हितों के संरक्षण के लिए एक डिक्लेरेशन दिया था, तो उसका अध्ययन करना, उसको भी शामिल करना अपने अध्ययन में। इसमें लिटरेसी को प्रमोट करना। यह आयोग जो है वह एक सिविल कोर्ट की भांति काम करता है। कोई भी साक्ष्य मंगा सकता है, किसी को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। फिर और जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह में आपने पढ़ा, कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है किसी अल्पसंख्यक का और वो कमज़ोर है, अपने तय अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसको मदद पहुंचाना, या कोर्ट प्रोसीडिंग में अतिरिक्त साक्ष्य उपस्थित कराकर उस पक्ष को मजबूत करना, या दखल देकर उसके मुकदमे को आगे बढ़ाना। ये सब चीज़ें जो है इनके अधिकार क्षेत्र में, मैंडेट्स में या फंक्शन में, किसी में भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद फंक्शन डिस्कस कर दीजिए, और उसके बाद इनके कंपोजिशन को डिस्कस कर दीजिए। बताइए, इसमें 1 चेयरपर्सन और 1 वाइस चेयरपर्सन और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी की भी भूमिका, यानी सदस्य सचिव की भूमिका निभाता है। जनरली जो अध्यक्ष होता है वो अल्पसंख्यक समूह का ही होता है। जो शेष वाइस चेयरपर्सन और या वाइस प्रेसिडेंट और शेष अन्य जो 5 सदस्य होते हैं, यानी कुल 7 लोग हो गए ना। इस प्रकार से चेयरपर्सन एक हो गया, दूसरा वाइस चेयरपर्सन हो गया, तीसरे मेंबर सेक्रेटरी हो गया, 4 अन्य सदस्य हो गए। तो इस प्रकार से जो है, जो मेंबर सेक्रेटरी है वो मेंबर शब्द लगाई, वो भी सदस्य ही है, लेकिन वो रिकॉर्ड करेस्पॉन्डेंस वगैरह का काम करता है, इसीलिए उसको सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरियल वर्क में यही मुख्य आता ही है। तो इस प्रकार से जो है 7 सदस्य इसमें होते हैं। इनके कार्यकाल जनरली 3 साल के होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें रद्द-बदल भी कर सकती है। सब कुछ उसी के हाथ में। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी व्यवस्था है कि इनको गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई दखल देता है, या
कोई और लोकसभा राज्यसभा का विरोधी दल का कोई नेता इसमें दखल ले रहा है। नो नो नो, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है और यह संवैधानिक आयोग का दर्जा भी प्राप्त इसे नहीं है। वास्तव में ये अभी भी स्टैट्यूटरी कमीशन ही है। दूसरे शब्दों में इसके रिकमेंडेशन को सदन के सदस्यों को बताना सरकार की कोई मजबूरी नहीं है और न मानना कोई मजबूरी है। एक्चुअली ये प्योरली एडवाइजरी बॉडी है जिसके एडवाइस को केंद्र सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। यह अल्पसंख्यकों के प्रोग्रेस के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है विस्तृत, जो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इसके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और अन्य सदस्यों की नियुक्त करती है। इसका चेयरपर्सन हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय से ही होना चाहिए। पहले सरदार अली खान, जस्टिस सरदार अली खान पहले इसके अध्यक्ष थे 1993 में। इस समय इकबाल सिंह लालपुरा है, पंजाब से आते हैं, वहाँ राज्य पुलिस सेवा में थे। प्रमोट होकर के ये IPS इनको मिला था और इन्होंने बड़ी मदद किया था भिंडरवाले को गिरफ्तार करवाने में, यानी जर्नैल सिंह भिंडरवाले, जो कि वहाँ खालिस्तान का जनक माना जाता, अमृतसर में जिसने गढ़ बना रखा था। वह संत भी था लेकिन उसके साथ साथ वो बदमाश भी था, लंठ भी था, यानी वो खाड़कुओं का नेतृत्व करता था। एक्चुअली खालिस्तानी स्वयं को खाड़कू कहते हैं, यानी इसका हिंदी मतलब होता है देशभक्त, जबकि सच्चाई है वो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। इसीलिए रवनीत सिंह बिट्टू ने अभी अपने एक बयान के द्वारा हड़कंप मचा दिया था संसद में, ये कहा करके कि राहुल गांधी अमेरिका में जो पन्नू वगैरह से मदद ले रहे हैं, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, तो सबसे बड़े आतंकवादी यही है। दूसरे शब्दों में जो समर्थन दे रहा है वो तो आतंकवादी है ही, लेकिन जिससे समर्थन ले रहे हैं, जो समर्थन ले रहा है एक्चुअली वह भी आतंकवादी, यानी राहुल गांधी को ही आतंकवादी कह दिया था रवनीत सिंह बिट्टू ने। रवनीत सिंह बिट्टू को जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यानी बेअंत सिंह के पोते हैं और इनको राजनीति में लाने का श्रेय भी राहुल गांधी को ही जाता है। हालांकि अब ये बीजेपी के हिस्सा हैं और चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में राज्य स्तर के मंत्री हैं, राज्यसभा के लिए नामित भी हुए हैं। खैर, तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इकबाल सिंह लालपुरा जो कि पंजाब से ही आते हैं, वहाँ एक IPS ऑफिसर के रूप में वो प्रमोट हुए थे और इस मामले में उन्होंने भिंडरवाले को गिरफ्तार करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो कई ज़िलों के SSP भी रहे, इसमें अमृतसर भी है, तरन तारण भी है, इसमें कई ज़िलों के वो समझो होशियारपुर भी है, या तरन तारण और अमृतसर का तो मैं पक्का जानता हूँ। DIG भी रहे, CID में भी रहे। तो इन्होंने कई पदों को सुशोभित किया, कई पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए, बड़े तेज तर्रार अफसर माने जाते रहे हैं। वही इस समय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन हैं और मोदी जी के बड़े ही करीबी माने जाते हैं। खैर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल जीतेगा वही जाकर के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या मेम्बरान होगा। तो कंपोजिशन को डिस्कस कर दीजिए, फंक्शन आपने कर दिया, ऑब्जेक्टिव आपने कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। उसके बाद से इस टॉपिक को आप चाहें तो कंक्लूड भी कर सकते हैं। आप कंक्लूजन में बस इतना लिखिए कि इसे सिविल कोर्ट का एक पावर है और यह साक्ष्यों को मंगा सकता है, उनको एग्जामिन कर सकता है, उनके अनुसार जो है यह कार्य कर सकता है। इसका मुख्य कार्य सरकार को परामर्श देना होता है और कोर्ट प्रोसीडिंग में अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के लिए कार्य करना होता है। इस तरह से करके आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसे समाप्त भी कर सकते हैं, इस लेक्चर को समाप्त। इसमें ज़्यादा कोई पमारा बांधने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह टॉपिक हो गया और ख़त्म हो गया। धन्यवाद। इस समय इकबाल सिंह लालपुरा जो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा, सरदार जी हैं, सिख हैं, और सरदार अली खान इसके पहले अध्यक्ष थे 1993 में जब इसका गठन हुआ था। तो खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम चीज़ों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।